नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है स्कैफोल्ड मटेरियल इंस्पेक्शन एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया। मतलब जो स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है उसको इंस्पेक्शन हमें कैसे करना है और उसको अगर रिजेक्ट करते हैं या उसको यूज नहीं करना है या रिजेक्शन क्राइटेरिया है, उसके बारे में आज के टॉपिक में फुल डिटेल कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो स्कैफोल्डर्स, स्कैफोल्ड फोरमैन, स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर या जो सेफ्टी ऑफिसर्स भी है, अगर कोई जॉब करता है तो उन लोगों के लिए एक जो टॉपिक है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्कैफोल्ड मटेरियल इंस्पेक्शन एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया। तो इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉमन इंस्पेक्शन। मतलब जो जनरल जो इंस्पेक्शन का पॉइंट है, मतलब कॉमनली सभी जो स्कैफोल्ड का जो हमारा मटेरियल है उसमें देखना है हम लोग को, वो पॉइंट देखेंगे। और सेकंड है मटेरियल रिजेक्शन क्राइटेरिया। जो मटेरियल रिजेक्शन क्राइटेरिया के अंदर में जो हमारा स्कैफोल्ड ट्यूब है या स्कैफोल्ड बोर्ड है, स्कैफोल्ड कपलर्स है, स्कैफोल्ड टो बोर्ड है या जो स्कैफोल्ड का जो लैडर है, उसका जो मेन ये जो मटेरियल है स्कैफोल्डिंग का, उसका रिजेक्शन क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्कैफोल्ड मटेरियल इंस्पेक्शन एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया। उसके अंदर में जो सबसे पहला मैंने कौन सा पॉइंट बोला है, कॉमन इंस्पेक्शन। मतलब जो कॉमनली जो पूरा स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल रहता है उसमें जो कॉमन क्या पॉइंट देखने हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल, ये जो मटेरियल ये जो पॉइंट है इंस्पेक्शन का, तो इसमें जो स्कैफोल्ड का हमारा मटेरियल है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए और जो सुटेबल फॉर द वर्क, मतलब जो काम करने के लिए वो सुटेबल होना चाहिए। ऐसा ही स्कैफोल्डिंग मटेरियल हम लोग को यूज करना है। ये था पहला पॉइंट। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट मटेरियल के अंदर में जो भी हमारा स्कैफोल्ड का मटेरियल है वो एज पर इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है या जो स्कैफोल्ड का जो स्टैंडर्ड है या जो स्पेसिफिकेशन है उसी हिसाब से होना चाहिए, तभी हम लोग को उसको जॉब के लिए अलाउ करना है। ये पॉइंट हम लोगों ने मटेरियल में कवर करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में आइडेंटिफिकेशन एंड मार्किंग। कोई भी जो स्कैफोल्ड का जो मटेरियल रहता है उसके ऊपर में कोई ना कोई जो आइडेंटिफिकेशन कोड होना चाहिए या जो मार्किंग रहता है वो होना चाहिए। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जैसे कि हमारा स्कैफोल्ड का कपलर्स रहता है, तो स्कैफोल्ड का कपलर्स के ऊपर में जैसे कि उसके ऊपर में जो कोड रहता है, जैसे कि BS1139 है या EN74 है, या उसके अलावा उसके ऊपर में क्लास A, क्लास B, ये सब जो रहता है मार्किंग, ये सब होना चाहिए। तो ये कपलर के लिए ऐसे ट्यूब के ऊपर में भी रहता है या जो हमारा दूसरा भी मटेरियल है स्कैफोल्डिंग का, तो कॉमनली सभी जो मटेरियल है स्कैफोल्ड का उसमें क्या देखना है हम लोग को, उसके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन कोड है वो होना चाहिए। जैसे कि कौन सा स्टैंडर्ड का बना हुआ है या कौन सा स्पेसिफिकेशन है वो होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। और उसका जो कोड मार्किंग रहता है, उसका जो कोड मार्किंग रहता है वो उसके ऊपर में होना चाहिए, तब भी हम लोग जो स्कैफोल्ड मटेरियल है वो जॉब के लिए अलाउ कर सकते हैं। ये किसके अंदर में देखना है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग के अंदर में। थर्ड है इसके अंदर में पॉइंट कनेक्शन। तो स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है उसके जो कनेक्शंस रहते हैं जहां पर भी आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा अगर स्विवल कपलर है तो उसका जो कनेक्शंस है या जो जहां पे वो मूव होता है वहां पे एक पिन रहता है, तो ये जो कनेक्शंस है ये जो है हमें अच्छे से चेक करना है, क्योंकि कोई क्रैक है, कोई डैमेज है, और ये जो कनेक्शंस है उसका जो टाइटनेस है या जो प्रॉपर फिटिंग है वो सभी को हमें चेक करना है। कनेक्शन के अंदर में कोई भी स्कैफोल्ड का जो कंपोनेंट है उसमें हमें जो कनेक्शन है जहां जहां आ रहे हैं तो उसको हमें चेक करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट जो इंस्पेक्शन में है, कोरोजन एंड रस्ट। कोरोजन एंड रस्ट, कोई भी स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है वो रस्टेड नहीं होना चाहिए या उसके ऊपर में जंग चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से उसका जो कैपेसिटी है वो उतना नहीं रहता है जितना उसके ऊपर में मार्किंग या जो एज पर स्टैंडर्ड दिया जाता है। इसके लिए ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा मटेरियल फेल्यूर का बहुत ही चांसेस रहता है। इसके लिए हमें कोई भी जो स्कैफोल्ड मटेरियल है वो रस्टेड नहीं यूज करना है। ऐसा अगर मटेरियल है तो उसको हम लोग को जॉब के लिए अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन। ये जो डायमेंशन और जो स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर में जो भी मैन्युफैक्चरर है
उसने जो मटेरियल बनाया है वो एज पर स्टैंडर्ड या उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया है क्या नहीं बनाया है, इसको इंश्योर हमें करना है। उसके बाद ये भी इंश्योर करना है इसमें डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन में जो भी हमारा मटेरियल है बेंड नहीं है या उसका जो इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो भी हम लोग जैसे कि कोई मटेरियल है हमारा स्कैफोल्डिंग का, उसको टाइट करने के लिए या उसको जिसके साथ भी हम लोग फिक्स करने वाले उसका भी उसके साथ जो कनेक्शन है प्रॉपर्ली सिक्योर हो जाएगा या टाइट हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन में। क्योंकि डायमेंशन सही रहेगा, एज पर स्पेसिफिकेशन अगर मटेरियल रहेगा तो ही वो मटेरियल हमारा जो स्कैफोल्डिंग का जो दूसरा कंपोनेंट के साथ हम लोग लगाने वाले हैं तो वो सही से टाइट हो जाएगा। नहीं तो क्या है, लूज रहेगा। अगर उसका डायमेंशन और जो स्पेसिफिकेशन है उसी हिसाब से अगर मटेरियल नहीं रहेगा तो वो सही से नहीं बैठेगा, इसके कारण जो है इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके लिए जो डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके अंदर में एडजस्टेबल कंपोनेंट। एडजस्टेबल कोई भी जो कंपोनेंट है वो जो है उसका जो फंक्शन है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना है। उसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर स्क्रू जैक है और उसको हम लोग हाइट के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा के अगर एडजस्ट करके है तो वो टाइम में उसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए और वो स्मूथली चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं फंस रहा है फिर मारना पड़ रहा है, फिर उसके ऊपर में हैमर से उसको मारना पड़ रहा है। ऐसा कोई भी जो हमारा एडजस्टेबल कंपोनेंट है अलाउ नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है। उसके अंदर में ही जो कॉमन इंस्पेक्शन में और एक पॉइंट है, जैसे कि कोई भी हमारा जो स्कैफोल्ड मटेरियल है वो पेंटेड नहीं होना चाहिए। जो स्कैफोल्ड मटेरियल है वो पेंटेड नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। अगर आप लोग बोलेंगे जैसे कि अगर पेंटेड नहीं होना है तो हम लोग कलर कोडिंग कैसे करेंगे, तो जो कलर कोडिंग का जो स्पेसिफिकेशन है एज पर जो स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है, जैसे कि दोनों साइड फॉर एग्जांपल अगर ट्यूब है तो उसका दोनों जो एंड है वहां पे 100 mm का ही हम लोग कलर कोड कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से उतना ही कलर कोड का जो स्टैंडर्ड है उतना ही जो पेंट है वो अलाउ किया जाता है। बाकी जो मटेरियल है कोई भी पेंटेड नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद और एक पॉइंट है, जैसे कि जनरल इंस्पेक्शन में ऑयल और जो ग्रीस है वो कोई भी स्कैफोल्ड के मटेरियल के ऊपर में नहीं लगा होना चाहिए। अगर जब भी हम लोग उसको यूज करते हैं वो टाइम में ये इंश्योर करना है, जैसे ये हमारा स्कैफोल्ड ट्यूब है, स्कैफोल्ड कपलर्स है या जो भी हमारा स्कैफोल्ड बोर्ड है या प्लैंक है, तो उसको इंश्योर करना है या चेक करना है या इंस्पेक्ट करना है कि वो उसके ऊपर में ऑयल और ग्रीस ऐसा कोई भी जो लिक्विड है वो उसके ऊपर में नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो स्लिप होने का चांसेस रहेगा। तो ये थे हमारे कॉमन इंस्पेक्शन। कोई भी जो हमारा स्कैफोल्ड का मटेरियल है इसमें ये जो कॉमन पॉइंट है ये हम लोग को देखना ही है। तो ये था हमारा कॉमन इंस्पेक्शन का पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मटेरियल रिजेक्शन क्राइटेरिया। तो ये जो मटेरियल रिजेक्शन जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कैफोल्ड मटेरियल रिजेक्शन का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर में हमारे जो मेन जो मटेरियल है उसके अंदर में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग। सबसे जो पहला मटेरियल है हमारा सोल प्लेट एंड बेस प्लेट। तो ये जो सोल प्लेट और जो बेस प्लेट है इसके अंदर में हमें क्या क्या चेक करना है। पहला पॉइंट है क्रैक और डिफॉर्मेशन। ये जो क्रैक और डिफॉर्मेशन मतलब जैसे कि कोई भी जो बेस प्लेट है वो किसी के ऊपर में अगर ज्यादा लोड आ जाता है तो वो क्रैक हो जाता है, या ऐसा जो बेस प्लेट रहता है कोई भी जो मटेरियल हमें जो यूज करना है तो उसको ध्यान रखना है कि ऐसा अगर कोई मटेरियल हमें क्रैक हुआ होगा या कुछ चेंजेस है उसमें या कॉर्नर ही सही से नहीं है, क्रैक और डैमेज अगर कोई भी अगर बेस प्लेट या जो सोल प्लेट है वो अगर रहेगा हमारा तो उसको हमें यूज नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट इनसफिशिएंट साइज एंड थिकनेस। तो जो एज पर स्टैंडर्ड जो साइज है और उसका जो थिकनेस है उसी हिसाब से वो जो स्कैफोल्ड का जो बेस प्लेट है या जो सोल प्लेट है उसको हमें यूज करना है। अगर नहीं है तो हमें यूज नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद करोशन और रस्ट, ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ पॉइंट। कोई भी जो रस्टेड मटेरियल है स्कैफोल्ड में अलाउ नहीं करना है हम लोग को, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट जो है स्कैफोल्ड पाइप और ट्यूब। स्कैफोल्ड पाइप और ट्यूब
इसके लिए मैंने एक स्पेशली एक टॉपिक ही बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूं ये रिजेक्शन क्राइटेरिया में हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कोरोजन एंड रस्ट, मतलब जो रस्टेड जंग लगा हुआ अगर कोई भी पाइप है या जो स्कैफोल्ड का ट्यूब है ऐसा रहता है तो हमें यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट बेंड, डेंट और डिफॉर्मेशन। कोई भी जो स्कैफोल्ड का जो ट्यूब है या जो पाइप है वो बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्कैफोल्ड है प्लम और लेवल ये होना ही चाहिए। अगर बेंड पाइप रहेगा तो एज पर स्टैंडर्ड वो अलाउ ही नहीं किया जाएगा, तो बेंड पाइप नहीं होना चाहिए। डेंट मतलब वो कहीं दबा हुआ नहीं होना चाहिए, और डिफॉर्मेशन मतलब कोई भी चेंज, जैसे कि फ्लेम कट है या वो कॉर्नर में ऐसा कोई मशरूम कट किया हुआ है, तो ऐसा अगर पाइप है या शार्प एज है तो ऐसा कोई भी पाइप या जो स्कैफोल्ड का जो ट्यूब है वो अलाउ नहीं करना है या उसको हम लोग को रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट में क्रैक और स्प्लिट। अब ये जो क्रैक और स्प्लिट मतलब जैसे कि कोई भी स्कैफोल्ड का ट्यूब है वो क्रैक या कहीं पर भी ऐसा उसके ऊपर में क्रैक नहीं दिखना है, या स्प्लिट मतलब पिचकना, कि जैसे कि कोई स्कैफोल्ड का ट्यूब है उसके ऊपर में कहीं दबा हुआ है या उसके ऊपर में ऐसे सीधा सीधा वो स्प्लिट हो गया है, ऐसा कोई भी अगर स्कैफोल्ड ट्यूब है उसको हमें रिजेक्ट करना है। उसके बाद है नेक्स्ट वॉल थिकनेस। जो स्कैफोल्ड का जो ट्यूब का जो वॉल थिकनेस है 3.2 mm या 4 mm वही अलाउ करना है हम लोग को स्कैफोल्ड का ट्यूब, क्योंकि वॉल थिकनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3.2 mm या 4 mm ज्यादातर हम लोग जो कंस्ट्रक्शन है स्कैफोल्डिंग का उसमें यूज कर सकते हैं हम लोग, या उससे अगर कम थिकनेस का है तो उसके लिए डिजाइन लगेगा, ये एनएससी गाइडलाइन बोलता है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, वो जो थिकनेस है अगर कंटिन्यू अगर हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे अगर ट्यूब यूज करते जाते हैं तो उसका जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके लिए जो वॉल थिकनेस है उसको सही से चेक करना है। अगर वॉल थिकनेस उतना नहीं है तो वो जो स्कैफोल्ड का जो ट्यूब है वो हम लोग जॉब में नहीं यूज करेंगे, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है कपलर्स और क्लैंप। तो ये जो स्कैफोल्ड का जो कपलर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है उसमें आता है। स्कैफोल्ड का जो अलग अलग टाइप का जो कपलर है उसमें हमें क्या चेक करना है और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है मिसिंग एंड डैमेज नट बोल्ट। मैंने पहले ही बोला कि अगर स्कैफोल्ड का अगर कपलर है तो उसमें मेन क्या रहता है, जो नट बोल्ट रहते हैं वही मेन रहता है। तो नट बोल्ट है वो कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, या उसके अंदर में जो वाशर रहता है वो भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है वो अच्छे से टाइट नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना है। मिसिंग रहेगा तो वो जो कपलर है हमें यूज नहीं करना है, दूसरा कपलर हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है कपलर के अंदर में रिजेक्शन क्राइटेरिया में क्रैक डिफॉर्मेशन इन दी कपलर। मतलब कोई भी अगर क्रैक है या ज्यादा लोड आ गया है या उसका कोई डिफॉर्मेशन, जैसे कि वो कोई आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई स्कैफोल्डर है सही से अगर कहीं कपलर अगर बैठता नहीं तो उसको क्या है हैमर से उसके ऊपर में मारता है, तो वो टाइम में क्या होता है कोई भी जो स्कैफोल्ड का जो कपलर है तो वो क्या है उसका कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो ऐसा अगर कहीं कपलर अगर मिलता है तो उसे हमें यूज नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो कपलर्स में इनएबिलिटी टू टाइटन प्रॉपरली। स्कैफोल्ड का जो कपलर्स है उसमें जो नट बोल्ट है या जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब के साथ अगर हम लोग लगाते हैं या लगाने वाले हैं तो वो अगर सही से टाइट नहीं होता है तो ऐसा कपलर को हमें यूज नहीं करना है, उसको रिजेक्ट करना है। ये जो पॉइंट है या ये जो इंस्पेक्शन में आपको ये देखना है, क्योंकि अगर बहुत सारा जो स्कैफोल्डर्स है उनके मुंह से आपने भी सुना होगा कि ये जो है कपलर है वो स्लिप कर रहा है या पाना इससे स्लिप कर रहा है या टाइट नहीं सही से हो रहा है। अगर ऐसा कहीं पर भी दिखता है तो उसे आपको रिमूव करना है साइड से, या जो भी आपका वर्क एक्टिविटी है या इंस्पेक्शन के टाइम में वो जो वर्क के लिए है अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में कोरोजन एंड रस्ट। जंग लग गया हो ऐसा अगर कोई कपलर रहता है तो आपको उसे यूज नहीं करना है। ये था हमारा कपलर के बारे में रिजेक्शन क्राइटेरिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मटेरियल है स्कैफोल्ड बोर्ड और प्लैंक। स्कैफोल्ड बोर्ड और प्लैंक ये भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है स्कैफोल्ड में, क्योंकि जहां पर हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में अगर बोर्ड नहीं रहेगा या प्लैंक नहीं रहेगा तो पूरा स्कैफोल्ड इरेक्शन करके कोई फायदा
नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखना है हमें, जो भी हम लोग स्कैफोल्ड बोर्ड का अगर इंस्पेक्शन करते हैं या जो उसको अगर रिजेक्ट करना है, तो सबसे पहले है स्प्लिटिंग एंड क्रैकिंग। तो जो स्कैफोल्ड का जो बोर्ड है वो स्प्लिटिंग मतलब पिचकना, या क्रैकिंग मतलब उसके अंदर में कहीं क्रैक जाना। क्रैक मतलब तड़ा बोलते हैं उसको। अगर ऐसा कहीं पर भी अगर दिखता है तो आपको वो रिजेक्ट करना है। ऐसा जो है बोर्ड कोई भी जॉब के लिए अलाउ नहीं करना है, बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो वो सही से है नहीं और उसके अंदर में भी क्रैक गया हुआ है, तो ऐसा बोर्ड हमें यूज नहीं करना है। सेकेंड है इसमें जो पॉइंट है होल्स एंड अदर डैमेज। अभी ये क्या है, खाली क्रैक ही नहीं, अगर कहीं होल भी अगर हमें दिखता है तभी भी हमें उसे यूज नहीं करना है। या अदर डैमेज मतलब जैसे कि कहीं कॉर्नर डैमेज है, साइड डैमेज है, तो ऐसा अगर कहीं पर भी रहता है तो वो जो बोर्ड है उसे हमें रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट है इसमें एग्जिस्टिंग वेयर, मतलब अत्यधिक घिसाव और खराबी। ऐसा अगर कहीं पर भी अगर स्कैफोल्ड बोर्ड अगर हमें दिखता है या हम लोग को इंस्पेक्शन में मिलता है तो उसे हमें रिजेक्ट करना है। उसके बाद जो है इनकरेक्ट लेंथ एंड विड्थ एंड थिकनेस। जो स्कैफोल्ड का जो बोर्ड है एज पर स्टैंडर्ड उसका जो लेंथ है, विड्थ है या उसका जो थिकनेस है वो होना चाहिए। अगर एज पर स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें उसे यूज नहीं करना, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो स्कैफोल्ड मटेरियल है वो है टो बोर्ड। जो स्कैफोल्ड में टो बोर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल रहता है, क्योंकि जो टो बोर्ड है जो हमारा प्लेटफॉर्म रहता है उसके एज में लगाया जाता है ताकि कोई भी मटेरियल नहीं गिरना चाहिए। तो ये जो मटेरियल नहीं गिरना चाहिए इसके लिए हम लोग अगर लगाते हैं टो बोर्ड, उसमें हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले इनएडिक्वेट साइज और हाइट। जो उसका साइज है और जो हाइट है वो एज पर स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर साइज अगर सही से नहीं होगा, अगर हाइट एज पर स्टैंडर्ड नहीं होगा, जो एज प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाने वाले वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसके लिए जो हाइट और उसका जो साइज है वो एज पर स्टैंडर्ड रहेगा, तभी हमें उसको अलाउ करना। नहीं तो क्या है, कोई भी मटेरियल उसके ऊपर से गिरने का ज्यादा चांसेस रहेगा। नेक्स्ट है इसमें डैमेज और डिफॉर्मेशन। अगर डैमेज मतलब कोई भी ऐसी खराबी रखता है, होल दिखता है या कोई भी डैमेज लगता है, कॉर्नर डैमेज है, साइड डैमेज है, तो ऐसा है तो उसे हमें यूज नहीं करना है, उसको रिजेक्ट करना है। उसके बाद इनसिक्योर अटैचमेंट, जैसे कि कोई भी जो स्कैफोल्ड का जो टो बोर्ड है उसमें हम लोग जहाँ पे लॉक करने वाले हैं या हम लोग लॉक करते हैं तो वहां पे वो सही से लॉक होना चाहिए, या उसका जो थिकनेस है हम लोगों ने इधर भी देखा, साइज और जो थिकनेस है अगर सही से रहेगा तो सिक्योर मतलब जो अटैचमेंट है या एक दूसरे के साथ सही से हम लोग उसको लगा सकते हैं, ये बात का ध्यान रखने का। ये था स्कैफोल्ड टो बोर्ड के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है वो है लैडर, जो स्कैफोल्ड में जाने आने के लिए एक्सेस और एग्रेस के लिए यूज किया जाता है। लैडर के बारे में भी हम इसके पहले जो वीडियो बनाए उसमें 2 टॉपिक स्पेशली लैडर के लिए बनाए, फिर भी आज अगर हम लोग रिजेक्शन क्राइटेरिया देख रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे। लैडर में सबसे पहले लूज एंड डैमेज रंग्स एंड स्टेप। जो रंग्स है जो ऊपर चढ़ने के लिए हम यूज करते हैं और जो स्टेप है वो लूज नहीं होना चाहिए। क्या है, रंग्स और स्टेप ये लूज नहीं होना चाहिए। सेकेंड है इसमें जैसे कि अनस्टेबल अटैचमेंट, साइड रेल है और उसमें जो हम लोग जो रंग्स लगाया हुआ है उसका जो अटैचमेंट है या जो एक्सटेंशन लैडर है उसका अगर अटैचमेंट है वो सही से होना चाहिए। उसके बाद इनकरेक्ट हाइट ऑफ रंग्स, तो मतलब जो रंग्स का जो हाइट है वो 300 mm पे ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद कोई भी जो घिसाव या ऐसा अगर कोई डैमेज अगर हमें मिलता है लैडर में तो उसे हमें यूज नहीं करना है। और लैडर में क्या देखना है, जैसे कि ऑयल स्पिलेज उसके ऊपर में नहीं होना चाहिए, मतलब ऑयल या जो ग्रीस है वो लैडर के ऊपर में नहीं लगना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। इवन उसके ऊपर में जो पेंट है वो भी नहीं लगा होना चाहिए रंग्स के ऊपर में, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि स्लिपरी रहेगा। अगर पेंट या ऑयल ग्रीस ऐसा अगर लगा रहेगा तो वो स्लिप होने का आदमी ज्यादा चांसेस रहता है, इसके लिए ये बात का आपको ध्यान रखना है लैडर में। तो ये था लैडर के बारे में। ये तो मैंने कॉमन ही पॉइंट बताया, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन ये सभी जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है स्कैफोल्ड मटेरियल के इंस्पेक्शन में, या आप अगर रिजेक्ट करते हैं तो ये सब जो पॉइंट है आपको याद
रखने पड़ेंगे, तभी आप वो इंस्पेक्शन या उसको रिजेक्ट मटेरियल को आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या है, स्कैफोल्ड मटेरियल इंस्पेक्शन एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।